नमस्कार, आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया और देश की बात के साथ मैं हूं अनंत भट्ट। सरफराज और उसके सहयोगी को नेपाल सीमा के पास एनकाउंटर करके पकड़ लिया गया। दोनों के पैर में गोली लगी है और वो अस्पताल में भर्ती हैं। इसके अलावा पुलिस ने 3 और लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस कहती है कि आरोपियों के हाथों में हथियार थे, इसलिए उसे आत्मरक्षा में गोलियां चलानी पड़ी। लेकिन यह एनकाउंटर अब सियासी एनकाउंटर बन गया है, क्योंकि समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि एनकाउंटर नहीं बल्कि हत्याएं हो रही हैं और ये सरकार नफरत को बढ़ावा दे रही है। मोहम्मद सरफराज और मोहम्मद तालीम उर्फ सबलू नेपाल भागने की फिराक में थे, लेकिन इस वक्त बहराइच के अस्पताल में पड़े हैं। दोनों के पैर में गोली लगी है। दो व्यक्ति आए थे हमारे यहाँ, जो दो लोग, एक सरफराज करके नाम है और एक तालिम करके, मोहम्मद तालिम। तो दोनों के, एक के दाएं पैर में है, एक के बाएं पैर में है। क्या स्थिति है सर? स्थिति दोनों की सही है। पुलिस के मुताबिक 13 अक्टूबर को महाराजगंज में एक युवक की हत्या के मामले में गुरुवार को 5 लोगों को पकड़ा गया। मोहम्मद फहीन, मोहम्मद तालीम उर्फ सबलू, मोहम्मद सरफराज, अब्दुल हमीद, मोहम्मद अफजल। बहराइच में युवक की हत्या में इस्तेमाल हथियार की बरामदगी के लिए जब पुलिस टीम गई तो वहां रखे हथियारों से पुलिस पर फायरिंग की गई। जवाबी फायरिंग में 2 को गोली लगी है। मोहम्मद सरफराज उर्फ रिंकू और मोहम्मद तालिम उर्फ सबलू, इनकी निशानदेही पे जब पुलिस की टीम नानपारा क्षेत्र में मर्डर वेपन की रिकवरी के लिए गई तो वहां पे इन्होंने मर्डर वेपन को लोडेड हालत में रखा हुआ था, जिसको लेकर पुलिस पर फायर किया गया। पुलिस ने अपनी आत्मरक्षा में जवाबी फायरिंग की, जिसमें इन दोनों को गोली लगी है। ये घायल हुए हैं, इनको उपचार के लिए पहुंचा दिया गया है और जो अन्य 3 अभियुक्त हैं उनको भी हमने हिरासत में ले लिया गया है। आज 5 को औपचारिक रूप से गिरफ्तार किया गया है। सभी के खिलाफ ठोस कार्रवाई की जाएगी। रासुका की कार्रवाई भी जल्द इनके विरुद्ध अमल में लाई जाएगी और अन्य जो अभियुक्त हैं उनकी तलाश भी जारी है। हमारी टीम ग्राउंड पे लगी हुई है। सरफराज के परिवार वाले पुलिस की कार्रवाई को लेकर सवाल उठा रहे हैं और मुख्यमंत्री से परिवार को सुरक्षा देने की मांग कर रहे हैं। रविवार को जो वहाँ दंगा हुआ है उसमें जिस आदमी की मृत्यु हुई है उसका इल्जाम मेरे पिता और मेरे भाइयों पे आया है। मेरे पिता का नाम अब्दुल हमीद और मेरे भाई का नाम सरफराज अहमद और मोहम्मद फहीम है। उस दंगे के बाद 14 तारीख को एसटीएफ की टीम मेरे घर पहुंची और वहाँ केवानागंज पहुंची, मेरे ससुराल, और वहाँ मेरे घर की तलाशी ली। जब वहाँ कोई नहीं मिला तो वो लोग मेरे पति ओसामा और मेरे देवर शाहिद को लेके चले गए। उसके बाद से उन लोगों का कोई अता पता नहीं चल रहा है। हम निवेदन, एक माननीय अध्यक्ष से निवेदन करना चाह रहे हैं, प्रधानमंत्री जी से, मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाह रहे हैं कि हमको डर है कि उनकी हत्या कर दी जाएगी, इस वजह से उनकी सुरक्षा की अपील कर रही हूँ। दुर्गा प्रतिमा के विसर्जन जुलूस के दौरान बहराइच में हिंसा भड़क गई थी। एक युवक की मौत के बाद मामला और बिगड़ गया। फिलहाल वहां हालात सामान्य हैं। इस बीच हिंसा के मुख्य आरोपियों पर जल्दी ही रासुका लगाने की बात हो रही है, लेकिन विपक्ष इस मामले को लेकर सवाल उठा रहा है। लगातार घटनाएं हो रही हैं और ये घटनाएं जो हो रही हैं वो सरकार की नाकामी की वजह से हो रही हैं। सरकार अपनी नाकामी छिपाने के लिए इनकाउंटर कर रही है। इनकाउंटर, नई परिभाषा में हाफ इनकाउंटर और भी कई परिभाषाएं जो सरकार ने बनाई हैं। अगर इनकाउंटर से ही लॉ एंड ऑर्डर बेहतर हो रहा होता तो अभी उत्तर प्रदेश कई आंकड़ों में और प्रदेशों से अच्छा होता। जीरो टॉलरेंस का नारा देने वाले, उन्हें खुद अपने आप पर सोचना चाहिए। ये एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर था, सरकार का फेलियर था कि जब वहाँ पर तय था, पुलिस की जानकारी में था, तो आखिरकार आपने शांतिपूर्ण ढंग से क्यों नहीं प्रोसेशन को ले जाने दिया या उस कार्यक्रम को संपन्न क्यों नहीं करा पाए। जो लोग एक शांतिपूर्ण तरीके से एक कस्बे, गांव का या आसपास के लोगों का कार्यक्रम शांतिपूर्ण से संपन्न नहीं करा पा रहे हैं, उनसे लॉ ऑर्डर की क्या उम्मीद करेंगे आप। और फिर ये इनकाउंटर, हाफ इनकाउंटर, ये डराने के लिए हैं। आप मुझसे ना नाम बताते ना कुछ बताते, तब भी मैं कह सकता था कि इनकाउंटर किसका किया इन्होंने। इनकाउंटर करना
और नफरत को बढ़ावा देना, ये सरकार को नया तरीका मिल गया है काम करने का। सरकार पूरी तरीके से मैं समझता हूँ जितने भी इनकाउंटर सब फर्जी करा रही है और लोगों को सारी चीजों में फेल कर रहे हैं और अपनी चीजों को छिपाने के लिए ये फर्जी इनकाउंटर करा रही है सरकार। पुलिस के साथ मुठभेड़ में पैर में गोली लगने के इस तरह के वीडियो अक्सर सामने आते रहते हैं। लोग पुलिस पर सवाल उठाते हैं और पुलिस अपनी कार्रवाई को सही ठहराती है। लेकिन बहराइच का मामला संवेदनशील है, तो आने वाले दिनों में कई तरह के सवाल उठना लाजमी है। रणवीर सिंह की रिपोर्ट, एनडीटीवी के लिए। हम सीधे रुक करेंगे, हमारे संवाददाता रणवीर हमारे साथ जुड़ गए हैं और जानकारी देने के लिए। रणवीर, सबसे पहले तो यही बताएं कि पुलिस को इन दोनों के बारे में सूचना कैसे मिली, कहां से मिली, पूरा घटनाक्रम क्या था, कैसे इन्हें घेरा गया, फिर क्या हुआ, हालात ऐसे क्या बन गए कि एनकाउंटर की नौबत आ गई? देखिए, पुलिस घटना के बाद से लगातार आरोपियों को तलाश कर रही थी। 50 से ज़्यादा गिरफ्तारियां हुई थी और एक गिरफ्तारी हुई थी दानिश की, जो कि सरफराज का करीबी है। उससे पूछताछ हुई। इसी तरह से कुछ और लोगों से पूछताछ हुई। यूपी पुलिस, यूपी एसटीएफ बॉर्डर के इलाकों में सर्च कर रही थी। पूरे ज़िले में इन आरोपियों की सर्च का अभियान जो है वो चल रहा था। और इस बीच में जब पुलिस को इनकी बारे में पता चला, इनकी गिरफ्तारी हुई और जब हथियार बरामद करने की कोशिश हुई तो हथियार जहाँ रखे हुए थे वो लोडेड थे और लोडेड हथियार लेकर के इन्होंने पुलिस पर फायर करने की कोशिश की। और इसके बाद पुलिस ने जवाबी फायरिंग की, जिसमें दोनों को गोली लगी। पाँव में गोली लगी है, खतरे से बाहर हैं। सीएससी नानपारा में इनको जब एडमिट कराया गया, उसके बाद से वहाँ डॉक्टर ने बताया कि इनकी स्थिति बिल्कुल अभी सामान्य, गोली लगी है, चोट है पाँव में, लेकिन कोई ऐसा खतरा नहीं है। आउट ऑफ डेंजर जिसको कहते हैं मेडिकल टर्म्स में, तो आउट ऑफ डेंजर हैं और उनको अब ज़िला अस्पताल शिफ्ट किया जाएगा। उसके बाद पुलिस वहाँ इलाज वगैरह कराने के बाद इनकी कस्टडी लेगी, इनसे पूछताछ करेगी और कुछ और जो आरोपी हो सकते हैं उन आरोपियों के बारे में पुलिस जानकारी करके उनको भी अरेस्ट करने की कोशिश करेगी। क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पे यूपी पुलिस को कहा है कि जो भी लोग हिंसा में शामिल हैं उनको ढूंढ करके उन पर कार्रवाई हो। और साफ कर दिया गया है कि जो मुख्य आरोपी हैं, जिनमें 5 नाम थे, उनके खिलाफ एनएसए की कार्रवाई होगी। आज जिस तालिब और सरफराज को गिरफ्तार किया गया, इसमें सरफराज पर आरोप है कि उसने ही राम गोपाल मिश्रा पर फायर किया था। जो तस्वीरें हमने देखी थी, जो छत पर जब राम गोपाल मिश्रा खड़ा था उस वक्त छत पर फायर हुआ था। तो ऐसे में सरफराज को पकड़ना पुलिस के लिए एक चुनौती थी और इसी वजह से नेपाल बॉर्डर के आसपास का जो हिस्सा है वहाँ भी इसको तलाश किया जा रहा था। और आज जो एनकाउंटर हुआ है वो भी रूपेडिया बॉर्डर के पहले ही हुआ है, जो वहाँ से नज़दीक था नानपारा। ऐसे में एनकाउंटर के बाद तुरंत सीएससी नानपारा लाया गया, जहाँ इलाज करा करके अब ज़िला अस्पताल शिफ्ट करेंगे। इनकी गिरफ्तारी दिखाने के बाद 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करके पुलिस रिमांड मांगेगी और पुलिस रिमांड मांगने के बाद आगे की कार्रवाई करेगी। इस पूरे मामले मेरा सवाल यहाँ पर खुद आपसे ये डीजीपी है कि प्रशांत आपने कुमार, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर और एसटीएफ चीफ अमिताभ यस ये पूरे मामले पे निगरानी रखे हुए हैं। और जो 50 से ज़्यादा गिरफ्तारियां हुई हैं, उन गिरफ्तारियों के बाद अभी और ऐसे जो लोग हो सकते हैं जिन लोगों की भूमिका इस पूरे मामले में हो, ऐसे लोगों की गिरफ्तारी करने की जो कोशिश है वो की जाएगी। और एक बड़ी खबर और दे देता हूं कि मुख्यमंत्री को इस एनकाउंटर को लेकर के ब्रीफ किया गया है डीजीपी की तरफ से। एक प्रोटोकॉल है, जब बड़ा मामला होता है और जिसमें खुद मुख्यमंत्री नज़र रखे होते हैं, ऐसे में कोई बड़ा डेवलपमेंट होता है तो उसकी जानकारी देते हैं और वो जानकारी भी मुख्यमंत्री की तरफ से मुख्यमंत्री को डीजीपी की तरफ से दी गई है। एक कल बैठक हुई थी, जिस बैठक को हेड किया था डीजीपी प्रशांत कुमार ने और उसमें बड़े अधिकारी थे और जोन के एडीजीज जो हैं वो भी जूम से जुड़े हुए थे। और उनकी जो ऑनलाइन मीटिंग हुई उसमें डीजीपी की तरफ से कई बड़े दिशा निर्देश दिए गए हैं, जिसमें कहा गया है कि अगर ऐसे हालात हो जाते हैं जहां हिंसा होती है या दंगा होती है, तो पुलिस को इस तरह के हालात से निपटने की पहले से तैयारी करके रखनी होगी, प्लानिंग करनी होगी, रिहर्सल करना होगा, ताकि कभी ऐसी स्थिति आ जाए तो ऐसी स्थिति में पुलिस तैयार रहे। कई बार ये देखा जाता है कि रिहर्सल ना होने से पुलिस तैयार नहीं होती, या कई बार ऐसा भी होता है कि तैयारी उस तरह से नहीं होती है जिस तरीके से पुलिस इस तरह के मामलों में निपट सके जहां बड़ी हिंसा होती है। ऐसे में डीजीपी ने कहा है कि आने वाला जो समय है, त्यौहार का समय चल रहा है, अभी दशहरा बीता है, दिवाली आने वाली है, कुछ और भी त्यौहार हैं। ऐसे में जहाँ भी
मिक्स आबादी हो, हिंदू मुस्लिम की आबादी हो, जो संवेदनशील इलाके हों, जो अति संवेदनशील इलाके हों, इनको चिन्हित किया जाए। जो इस तरह के लोग हैं जो पीस कमिटीज़ में होते हैं, दोनों धर्मों के या सभी धर्मों के कह लीजिए, जो लोगों को बहुत बहुत इन्फ्लुएंस करते शुक्रिया हैं, रणवीर उनको पुलिस आपका अपने इस साथ पूरी जानकारी के लिए। तो इस एनकाउंटर के बाद सीएम योगी को भी जानकारी इस बारे में दे दी गई है। और इस अब घटनाक्रम को लेकर, इस एनकाउंटर को लेकर आपको बता दें कि सियासत भी गर्मा गई है। जब से बहराइच में हिंसा हुई है तब से ही सियासी माहौल गरमाया हुआ है। एनकाउंटर के बाद तमाम तीखे सवाल विपक्ष की तरफ से सरकार की तरफ दागे जा रहे हैं। दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए। हमारे साथ घनश्याम तिवारी जी हैं जो कि समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। बहुत बहुत स्वागत है घनश्याम जी आपका। इसके अलावा आलोक वत्सी हमारे साथ मौजूद हैं जो कि नेता हैं बीजेपी के। आलोक जी, मेरा पहला सवाल आपसे, विपक्ष कह रहा है कि जितने एनकाउंटर हो रहे हैं वो फर्जी हैं और सरकार के पास कुछ दिखाने के लिए नहीं है, तो इसी को एक शो विंडो के तौर पर पेश किया जा रहा है। ये सरकार की पॉलिसी का हिस्सा हो गया है। आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए आनंद जी, जो कुछ भी बहराइच में हुआ वो एक साजिश के तहत हुआ। छतों पर पहले से पत्थर रखे गए थे और जैसे जुलूस वहां पहुंचा पत्थरबाजी चालू हो गई। उसके बाद वहां पर कट्टे वगैरह रखे थे जिससे उन्होंने गोली चलाई और जिस निशंस ढंग से राम गोपाल की हत्या की गई है, उसके नाखून उखाड़ दिए गए हैं, एक बहुत ही बर्बरता ढंग से उस पर कातिलाना हमला हुआ और उसकी मौत हो गई। तो इसके बाद पुलिस, मानता हूं अगर कोई प्रशासन से चूक हुई हो, लेकिन उसके बाद जिस तत्परता से पुलिस ने वहां पर 50 लोगों को पकड़ा है और 5 मेन अभियुक्त को पकड़ा है और 2 सरफराज और तालिब को जिस ढंग से पकड़ा है, जिस उन्होंने काउंटर गोलियां चलाने की कोशिश की, ये अपने आप में काबिले तारीफ है। लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरीके से उन्होंने अपने कब्जे में ले लिया है और पूरी तरीके से उन्होंने जो भी इस अपराध में लिप्त थे उनको पकड़ लिया है और उनको अब कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। और अगर कोई प्रशासनिक चूक हुई हो तो वो भी योगी जी के राज में नहीं बख्शे जाएंगे। लेकिन ये एक सोची समझी साजिश थी सर घटना यहाँ के सौहार्दपूर्ण वातावरण आलोक को जी, तार-तार आलोक करने जी, का। आलोक जी, घटना के बारे में सब जानते हैं, उसको लेकर एक्शन भी हो रहा है, अधिकारियों पर भी हो रहा है, धरपकड़ भी जारी है। सवाल एनकाउंटर को लेकर था। विपक्ष कह रहा है कि सीरीज ऑफ एनकाउंटर है, ऐसा लगता है कि पॉलिसी का हिस्सा हो चुका है। बिल्कुल नहीं। अगर उन्होंने फायरिंग की कोशिश की तो पुलिस अपने को बचाने के लिए फायरिंग करेगी और उसी में ये हुआ है और वो नेपाल बॉर्डर के पास हुआ है। इसका मैं मतलब उसकी घनश्याम मंशा तिवारी भागने जी की का थी उधर। रुख करता हूं। घनश्याम जी, समाजवादी पार्टी को, आपकी सहयोगी कांग्रेस को क्यों लगता है कि ये एनकाउंटर फर्जी है? पुलिस जबकि कह रही है कि हम तो पकड़ने गए थे, अगर कोई फायरिंग कर देगा तो हम क्या करें? गोली खा लें, खुद घायल हो जाएं, खुद मर जाएं? घनश्याम जी, आपकी आवाज हम तक नहीं आ पा रही है, शायद आपका म्यूट बटन दबा हुआ है। नमस्कार अनंत, आपको, दर्शकों को और मेरे को पैनलिस्ट आलोक जी को। 3 बातें महत्वपूर्ण है। पहली बात राजनीतिक, कि मोदी योगी सरकार, MY सरकार उत्तर प्रदेश में अलोकप्रिय है, इतनी डरी हुई है भारतीय जनता पार्टी की मिल्कीपुर में चुनाव नहीं करा पा रही। जब भारतीय जनता पार्टी इस तरीके से डरा हुआ महसूस करती है, दंगे की स्क्रिप्ट सामने आती है। अब दंगे की स्क्रिप्ट में क्या होता है? घनश्याम जी, जो भाषा, मिल्कीपुर का मैं जो चुनाव आपने जिक्र किया, आप सियासत की बात आप कर रहे हैं, तो मिल्कीपुर का चुनाव जो चला वो एक तकनीकी पहलू है, एक तकनीकी पहलू है। मत प्लीज, टोकिए मत। नहीं, मैं एनकाउंटर पे आपसे बात कर रहा हूं, तो आप एनकाउंटर पे मैं बता रहा हूं, सुनिए मेरी बात सुनिए। मैं इसलिए कह रहा हूं कि टोकिए मत, क्योंकि जब आप भ्रामक बातों को नहीं टोकते, ये बहराइच पुलिस की अपील है जिसमें वो कहते हैं कि सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने के लिए के उद्देश्य से भ्रामक सूचना जैसे मृतक को करंट लगना, तलवार से मारना, नाखून उखाड़ना आदि बातें फैलाई जा रही हैं जिसमें कोई सच्चाई नहीं है। अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ये बात दोहरा रहे थे, आपने नहीं टोका। अगर एक सरकार औपचारिक रूप से तय कर ले कि हमें प्रोपेगेंडा के माध्यम से दंगाई बातें करनी है, नेशनल चैनल्स पे भी करनी है, अपने प्रवक्ताओं के माध्यम से भी करनी है, तथ्यों के को बेबुनियाद मानते हुए, जहां पर पुलिस कह रही है, मैं कोट कर रहा हूं, जैसे कि इन्होंने कहा, अब मैं और आपको कोट करता हूं ताकि कम से कम आपके मन से झूठ नहीं जाना चाहिए। क्या इन्होंने कहा? प्रशासन मुस्तैद था। ये अमर उजाला की रिपोर्ट है कि दूसरे समुदाय के जिन घरों और दुकानों पर भीड़ ने सोमवार को धावा बोला, आगजनी की, वहां पर लोग नहीं थे क्योंकि उनको आशंका थी कि ऐसी घटना सोमवार को होने वाली है। क्या प्रशासन सो रहा था? जो कह रहे हैं प्रशासन मुस्तैद था। फिर जो लोग कहते हैं कि ये पूरी घटना इसलिए हुई क्योंकि पहले से लोगों ने तैयारी की थी, उन्हें BBC का ये आर्टिकल पढ़ना चाहिए
जो जो साफ साफ कहता है। घटना वाले दिन वहां मौजूद पुलिस वालों ने बताया कि विवाद तब बढ़ गया जब दूसरा पक्ष डीजे बंद करने के लिए तैयार नहीं हुआ तो मुस्लिम पक्ष की ओर से डीजे के तार निकाल दिए गए। जो कह रहे हैं कि ये प्रायोजित घटना है, ये वो लोग कह रहे हैं जिनके ऊपर आरोप है इस घटना को प्रायोजित करने का, जो दंगे को बुनियाद बना करके अपनी राजनीति करते हैं और तब करते हैं जब उनकी घिघी बंधी हुई है, डरे हुए हैं कि चुनाव नहीं करा पा रहे। जहां तक एनकाउंटर की बात है, आप ये सोचिए कि कितनी बड़ी बेवकूफी और नाकारापन है कि आप कह रहे हैं कि जिन लोगों को हम हथियार बरामद करने के लिए गए, लेकर पुलिस वाले लेकर गए थे, वो लोग पुलिस वालों के साथ जाते हैं, कई गाड़ियों में जाते हैं और वहां से हथियार उठाते हैं और पुलिस वालों पर फायरिंग करते हैं। ये तो मतलब सबसे बेवकूफी भरी स्क्रिप्ट भी इस बॉलीवुड की इससे ज्यादा इंटेलिजेंट होती है कि अगर कोई हथियार हो तो पुलिस खुद बरामद करने जाएगी। तो आज देश में इस एनकाउंटर के बाद पुलिस की मनगढ़ंत बयान पर हम बहस कर रहे हैं एक ऐसी सरकार के बारे में जहां मुख्यमंत्री को उप मुख्यमंत्री पर भरोसा नहीं है, उप मुख्यमंत्री को मुख्यमंत्री पर भरोसा आता हूं मैं आपके पास। आलोक जी से एक प्रतिक्रिया मैं ले लेता हूं। आपने जो बातें कही हैं, आलोक जी ने आप सुना, आपने घनश्याम जी कह रहे हैं कि पूरी की पूरी स्क्रिप्ट फर्जी है, मनगढ़ंत है और सब कुछ पहले से सुनिश्चित था, सुनियोजित था। अनंत जी, मैं आदरणीय घनश्याम जी से पूछना चाहता हूं कि छतों पर पत्थर पहले से किसने रखे थे और क्यों रखे थे? वहां से एकाएक पत्थरबाजी कैसे चालू हो गई? क्या यह सुनियोजित नहीं था? उसके बाद जब वहां से फायरिंग हुई तभी वो लड़का वहां से गिर के नीचे आया और ये कह रहे हैं कि कुछ नहीं हुआ। कहां से आए थे वो पत्थर? किसने रखे थे पत्थर जो इतनी तादाद में वहां से पत्थरबाजी चालू हो गई? ये लोग जनक हैं इस तरीके की बातों। चलिए, अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी, आजम खान, इनको प्रश्रय किसने चलिए दिया? मैं एक छोटी सी प्रतिक्रिया घनश्याम जी से यहाँ पे लूंगा। घनश्याम जी, छोटी सी प्रतिक्रिया, समय की कमी है, अपनी बात आप पूरी कर लें 30 सेकंड के अंदर। मैं आपके दर्शकों से कहना चाहता हूं कि ये मान लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री से लेकर के सांसद से लेकर प्रवक्ता से लेकर आपसे झूठ ही बोलेंगे। खासकर यदि आपके दिल में दर्द है, दुख है कि हमारे मोहल्ले में लोगों के घर जलाए गए, सन्नाटा पसरा हुआ है, दुकानें जलाई गई, लोगों के घर बार उजड़ गए हैं, एक व्यक्ति की मृत्यु हुई है, वह उसके ऊपर भारतीय जनता पार्टी के लोग अपने दंगाई स्क्रिप्ट को आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। अब आपको तय करना है कि आप दंगा चाहते हैं देश में या अमन, चैन और विकास चाहते हैं। अगर आप दंगा चाहते हैं तो बिल्कुल बेहिचक भारतीय जनता पार्टी की स्क्रिप्ट का हिस्सा बन जाइए। नहीं, स्क्रिप्ट का हिस्सा यहाँ पर कोई नहीं बन रहा है। आप भी अपनी बात कह रहे हैं, वो भी अपनी बात कह रहे हैं। जहां तक आपने कहा तो वो भी तो सवाल उठा रहे हैं कि पत्थर पहले से क्यों थे छतों पर, पहले से हथियार क्यों थे। खैर, सवाल तमाम है, जवाब मिलने में थोड़ा समय लगेगा। एक छोटा सा ब्रेक हमें यहाँ पे लेना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया दोनों ही मेहमानों को हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटते हैं। तो बिहार में एक और जहरीली शराब कांड मामला सामने आया है। 30 लोगों की मौत इसमें हो गई है और 3 जिले इसकी जद में आए हैं। बिहार में जब से शराबबंदी लागू हुई है तब से जहरीली शराब पीने से होने वाली मौतों की घटनाओं में बढ़त हुई है। एक अनुमान के मुताबिक 2016 से लेकर अब तक छोटी बड़ी घटनाओं को मिला लें तो मरने वालों की तादाद 350 से ज़्यादा हो जाएगी। हालांकि प्रशासन सिर्फ 150 मौतों की बात मानता है। मौजूदा घटना से पहले सबसे बड़ा हादसा लगभग 2 साल पहले हुआ था, जिसमें सारण में 73 लोगों की मौत हुई थी। और 2 खास मेहमान हमारे साथ इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए जुड़ गए हैं। प्रोफेसर नवर किशोर हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि प्रवक्ता हैं आरजेडी के, और डॉक्टर निहोरा प्रसाद यादव हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि प्रवक्ता हैं जेडीयू के। दो ही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं निहोरा प्रसाद जी का यहाँ पर रुख करना चाहूँगा। निहोरा जी, एक लंबी सीरीज़ है, एक के बाद एक जहरीली शराब कांड के मामले सामने आए हैं, लोगों की जानें इसमें गई हैं। चूक कहाँ हो रही है? क्या सरकार शराब माफिया पर नियंत्रण नहीं रख पा रही है? नहीं, ये तो हम लोग मानते हैं कि बहुत दुखद घटना है और जिस प्रकार बिहार में शराबबंदी है पूर्ण रूपेण कहीं न कहीं साजिश के तहत इन चीजों को कराए जा रहे हैं। अब इसकी जांच हो रही है। करीब 12 लोग गिरफ्तार भी हुए हैं जी, और लोग नामजद अभियुक्त भी हैं। एसआईटी गठित कर दिए गए हैं और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने स्वयं वहाँ उत्पाद आयुक्त को बुलाकर निर्देश दिया है कि स्पॉट पर जाइए और इसकी जांच करिए। एडीजी को उन्होंने निर्देश दिया है, डीजीपी को उन्होंने निर्देश दिया है
शक्ति से निपटने का निर्देश दिया निहोरा गया जी, है जब कि जब ये आखिर जहरीली आखिर शराब का किसने मामला ऐसा हुआ किया। है, निहोरा जी, जब जब जहरीली शराब का मामला हुआ है तब तब ऐसे निर्देश जारी हुए हैं। आपने साजिश की बात अगर अभी कही है, अगर साजिश कर रहा है तो भाई उन साजिशकर्ताओं को पकड़ लो। ये भी आरोप लगता है कि शराबबंदी के बाद से घर में होम डिलीवरी तक शराब की होने लग गई है, जो चाहो वो मिल जाता है, मुंह मांगी कीमत देनी पड़ती है। ये भी तो गोरख धंधा चल रहा है। नहीं उसकी, लेकिन आप उसके फायदे भी तो जरा आकलन करिए ना। ठीक है, कहीं कहीं घर घर में शराब मिल जा रहे हैं तो देने वाला पीने वाला पकड़ा रहे हैं, कानूनी कार्रवाई उस पर हो रही है। प्रशासन कहीं सुस्त नहीं है, बल्कि बिल्कुल चुरुस्त है कि ऐसे लोगों को कैसे पकड़ा जाए। जी। लेकिन अब आज शराब बंदी में सारे पार्टियों ने अपनी सहमति जताई थी और जिस प्रकार लाभ बिहार को मिला है वो बहुत लाभ मिला है, चाहे गृह अपराध के मामले में हो, चाहे आपराधिक घटनाओं के मामले में हो, चाहे सड़क दुर्घटनाओं के चलिए मैं मामले में आता हूं हो। आपके पास निहोरा जी। सारे मैं मामलों प्रोफेसर में नवल काफी किशोर जी का कमी यहाँ आई है। पर रुख करना चाहूँगा। नवल किशोर जी, जो जेडीयू के प्रवक्ता हैं वो ये कह रहे हैं कि सरकार का पूरा नियंत्रण है, शराबबंदी पूर्ण रूपेण लागू हो रही है, लेकिन उसके बाद ये जहरीली शराब कांड मामले सामने आ रहे हैं। आपको क्या लगता है, कहाँ सरकार से गलती हो रही है, कहाँ चूक हो रही है, क्या नीति में कमी है, क्या मंशा में कमी है, क्या कहना है आपका? देखिए, सबसे पहले तो इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि दोनों इंजन जो है वो भारतीय जनता पार्टी हो या जनता दल यूनाइटेड हो, दोनों दल की संलिप्तता इसमें है। और नहीं तो ऐसे शराब ये पूरी तरह फेल नहीं है, बुरी तरह फेल है। आपने देखा होगा, पहले ये ऑन रिकॉर्ड है, न्यूज़पेपर का खबर है और वो सत्यापित खबर है कि जो भाजपा कोटे से मंत्री हैं उनके भाई स्कूल चलाते हैं, वहाँ पर 4-4 ट्रक पकड़े जाते हैं। तो ये आज की घटना नहीं है, जब से शराबबंदी लागू हुआ है तब से इसको लागू करने के लिए कोई काम ही नहीं किया गया है। आप कह रहे हैं कि गरीब जो जो हस्बैंड थे, पति थे, उनके अत्याचार से महिलाओं को बचाया गया और पता चला कि जो दूसरा जनरेशन है ये भी देखा गया कि बच्चे स्कूल बैग में शराब लेकर और उसका ये कर रहे हैं। और तमाम तरह का पुलिस महकमा जो है वो तो शराबबंदी को रोक नहीं पा रहे हैं, उसमें संलिप्त है। तो ये कैसे कर सकते हैं? मैं आता हूं इसके नवल साथ किशोर जी, साथ आपके पास आता हूं, क्योंकि आपने बड़ा आरोप यहां पर लगाया है कि सरकार के अंदर जो दल शामिल हैं उनके लोग भी इसमें शामिल हैं, पुलिस पर भी आप आरोप लगा रहे हैं। मैं फटाफट निहोरा जी से यहां पर एक छोटी सी प्रतिक्रिया लेना चाहूंगा। सर, इस आरोप पर आपका क्या कहना है? मुझको ये बताइए, जो ये सफाई दे रहे हैं, 64 करोड़ रुपया शराब कंपनियों से इलेक्ट्रिक बॉन्ड किसने लिया और किसने लिया? जब बिहार में शराबबंदी है पूर्ण रूपेण, तो शराब कंपनियों से 64 करोड़ रुपया। अरे सर, कहां चंदा बॉन्ड पर लिया, चले गए? वो आरोप किस लगा नियत रहे से हैं कि लिया? शराब नहीं, की मैं- बिक्री मैं- में मैं- शराब की बिक्री में सुनिए तो मेरी सत्ताधारी बात, दलों मैं के लोग इसीलिए- शामिल हैं, उस पर जवाब दे दीजिए। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि जिन लोगों ने 64 करोड़ रुपया शराब कंपनियों से लिया, उनकी नीयत बिहार में पूर्ण शराबबंदी को फेल करने की है। और ये जहां जहां घटनाएं होती है, चाहे छपरा में पिछले बार चलिए, 70 की चर्चा करते हैं। नवल किशोर जी कुछ कहना चाह रहे हैं सर, 30 सेकंड में प्रतिक्रिया, मुझे एक और मेहमान के पास जाना है। 30 सेकंड में प्रतिक्रिया जी। देखिए, मुख्यमंत्री जदयू का, होम मिनिस्टर जदयू का, डीजीपी जदयू का, और अगर कोई कर भी रहा है ये काम को रोकने में अगर सफल है तो पूरी तरह से दोनों इंजन फेल है। ये मैं मनीष जी का यहाँ पे रुक कर, मनीष बरियार जी हमारे साथ मौजूद हैं, राजनीतिक विश्लेषक। मनीष जी, बिहार में ये क्या हो रहा है? शराबबंदी के फायदे बहुत गिनाए जाते हैं, लेकिन शराबबंदी तब फेल नजर आती है जब जहरीली शराब कांड के मामले सामने आते हैं। नमस्कार आपको और आपके जितने व्यूअर्स हैं उनको भी। देखिए, जहरीली शराब की जो स्थिति है अभी बहुत ही अनफॉर्चुनेट ही है, लेकिन मुझे ये बताएं दोनों गेस्ट से, क्या यूपी में जहरीली शराब का केस नहीं होता है जहां पर शराबबंदी नहीं है? और अगर देखें बिहार का हिस्ट्री, अगर पीछे चले जाएं तो बिहार में समय समय पर जहरीली शराब की जो ये प्रॉब्लम है और लोग पीते और मर गए, बहुत अनफॉर्चुनेट है, लेकिन ये होता आया है। तो ये बहुत ही आप बोले कमजोर, मतलब एक तरह से आर्गुमेंट है कि शराबबंदी जो है वो हटाया जाए। देखिए, ये एक बहुत बड़ा नेक्सस है और बिहार जैसे राज्य में जहां पर इतनी गरीबी है, महिलाओं के लिए ये बहुत बड़ा वरदान साबित हुआ है। और ये देखिए,
इसका एक इकोनॉमिक एंगल है जो कि प्रशांत किशोर भी बोल रहे हैं, लेकिन मुझे क्या लगता है कि वो उन्होंने इस बात को ठीक से समझा नहीं है, क्योंकि अगर 20,000 करोड़ रुपए आता है टैक्स से, तो अगर आप कैलकुलेट करें तो करीब करीब उसी टैक्स जो है वो बाकी चीजें जो बिकती हैं उससे करीब करीब 15,000 करोड़ रुपए आ भी जाता है। तो एक्चुअली लॉस ऑफ एक्सचेकर जो है वो 20,000 करोड़ का नहीं है जैसा बताया जा रहा है। और ये बड़ा हास्यास्पद है कि किसी भी राजनीतिक पार्टी के पास कोई एक अच्छा आपके पास विजन नहीं है। बहुत बहुत सिर्फ शराब पे शुक्रिया आप बात मनीष कर रहे जी, हैं। माफी चाहूंगा, आपके आपको पास बीच में कोई रोकना विजन पड़ होना रहा है चाहिए। क्योंकि समय की कमी है। नेहोरा जी आपका भी शुक्रिया, नवल किशोर जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस विषय पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक हमें यहाँ पे लेना होगा, जल्द लौटते हैं। आप देखते रहिए एनडीटीवी इंडिया। एनडीटीवी से बोले नवाज शरीफ, पीएम मोदी को देंगे न्योता। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। एससीओ के बाद भारतीय पत्रकारों से बातचीत में नवाज ने ये बात कही। एनडीटीवी के सवाल पर बोले पीएम मोदी को न्योता बड़े शौक से। जयशंकर आए, अच्छा रहा, पीएम मोदी आते तो और अच्छा होता। ये बातें नवाज शरीफ ने तब कही जब भारतीय पत्रकारों का समूह उनसे चर्चा कर रहा था और चर्चा के दौरान ही एनडीटीवी की तरफ से सवाल पूछा गया तो इसी सवाल के जवाब में उन्होंने कहा पीएम मोदी को न्योता बड़े शौक से। हमारे संवाददाता उमाशंकर इस बारे में विस्तार से जानकारी दे रहे हैं। इस्लामाबाद में एससीओ कवरेज करने के बाद लाहौर से निकलते निकलते हमारी पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ से मुलाकात हुई, मरियम नवाज से भी मुलाकात हुई। नवाज शरीफ ने कहा है कि भारत और पाकिस्तान के रिश्तों में बेहतरी होनी चाहिए। जहां पहले थ्रेड छोड़ा गया था, शुरुआत वहां से होनी चाहिए। उन्होंने इस बात को खास तौर पे कहा कि एससीओ की जो शुरुआत है अच्छी शुरुआत है और बात इससे आगे जानी चाहिए। और उन्होंने खास तौर पे इस बात का जिक्र किया कि पास्ट को भूलकर आगे की देखनी चाहिए। जब उनसे ये सवाल पूछा गया कि जिन मुद्दों की वजह से बात अटकी पड़ी है उन मुद्दों के डिटेल में अगर जाएं, चाहे वो कश्मीर की बात हो, चाहे वो आतंकवाद की बात हो, तो उन्होंने कहा कि पीछे बहुत गिले शिकवे हैं और हमें इस गिले शिकवे में 70 साल बीत गए हैं, लेकिन अब जो है आगे देखने की बात है। और उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के लिए भी एक बात कही। जब उनसे मैंने पूछा कि क्या वो चाहेंगे कि प्रधानमंत्री मोदी से उनकी फिर मुलाकात हो और प्रधानमंत्री मोदी फिर अनौपचारिक दौरे पर से ही पाकिस्तान आए, उन्होंने कहा कि बड़े शौक से। तो ये उनका कहना था। और दूसरी बात ये भी है कि वो सिर्फ क्लाइमेट की बात नहीं कर रहे, बल्कि उन्होंने कहा कि व्यापार एक ऐसा मुद्दा है जो दोनों देशों के बीच शुरू हो सकता है। जैसे भारत में एक राज्य से दूसरे राज्य में व्यापार होता है, वैसे भारत और पाकिस्तान के बीच व्यापार हो सकता है। उन्होंने कहा कि अमृतसर की जो सामान है वो दुबई होकर लाहौर पहुंचता है, जिसमें कई दिन लगते हैं, जबकि ये 2 घंटे में दूरी पूरी हो सकती है। तो ये इस तरह की जो शुरुआत है वो होनी चाहिए। और उन्होंने ये ख्वाहिश भी जताई कि वो भारत आना चाहेंगे जब उनसे इस एक सवाल का जवाब मांगा गया। तो ये एक पूरी रिपोर्ट हम आपके सामने लेकर आएंगे। अभी वक्त हो गया है बॉर्डर क्रॉस करने का, क्योंकि बॉर्डर बंद होने वाला है। तो जल्दी में आपके लिए ये रिपोर्ट बागा बॉर्डर से लाहौर में नवाज शरीफ और मरियम नवाज शरीफ से मुलाकात के बाद। तो हमारे सहयोगी उमाशंकर विस्तार से बता रहे थे कि इस पत्रकार वार्ता के दौरान पत्रकारों ने क्या क्या सवाल पूछे और उस पर नवाज शरीफ की क्या प्रतिक्रिया थी। तो वो फिलहाल उत्साहित नजर आ रहे हैं यहाँ पर भारत से संबंधों को सही करने की दिशा में कदम बढ़ाने को लेकर, और पीएम मोदी को भी वो न्योता देना चाहते हैं। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि वो भारत आने के भी इच्छुक हैं। साथ ही साथ उन्होंने संबंधों की बहाली पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि जहां से चीज़ें रुकी हुई थी वहीं से चीज़ों का फिर से शुरुआत करनी चाहिए नए सिरे से। और ये तमाम बातें कहीं। आपको बता दें कि पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में 2 दिवसीय एससीओ समिट का आयोजन किया गया था, जिसमें कई देशों के नेताओं ने, प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। और इसमें हिस्सा लेने के लिए भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर पहुंचे थे। हालांकि जब उन्होंने अपनी बात कही तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि आतंकवाद का जो मुद्दा है वो चिंता का विषय है। पाकिस्तान का नाम तो नहीं लिया, लेकिन आतंकवाद के मसले पर और संप्रभुता के मसले पर अपनी बात मजबूती के साथ उन्होंने रखी थी। हालांकि जिस गर्मजोशी के साथ आपको बताएं शाहनवाज शरीफ जो कि प्रधानमंत्री हैं पाकिस्तान के, वो मिले थे एस जयशंकर से, उसको लेकर तमाम तरह की एक पॉजिटिव बातें दोनों की केमिस्ट्री को लेकर हुई। लेकिन फिलहाल ये तय था कि इस एससीओ समिट में द्विपक्षीय वार्ता यानी कि दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय वार्ता नहीं होगी और वार्ता नहीं हुई। देश की बात में इतना ही। वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए एनडीटीवी इंडिया।